Hello everyone, welcome to Magnet Brains. This is वेदांत सिंह ठाकुर. My dear students, आज हम क्या पढ़ने वाले हैं चलिए देखते हैं. Class 12th English Bihar Board, I have a dream, Martin Luther King Jr. Chapter 4, Explanation, Part 1. About the author. Martin Luther King, 1929-1968. माय डियर स्टूडेंट्स, यहां पर क्या दिया है? मार्टिन लूथर किंग. अब जब हम इनकी बात करते हैं तो सबसे पहले हमको यह समझना है कि यह एक एक्टिविस्ट हैं, कार्यकर्ता थे. इनका जन्म जो है 1929 में हुआ और डेथ 1968 में हुई. ठीक है. अब देखिए, अ बैप्टिस्ट मिनिस्टर बाय ट्रेनिंग. यहां पर दिया क्या है? बैप्टिस्ट मिनिस्टर. अब देखिए, बैप्टिस्ट क्या होता है? बैप्टिस्ट वर्ड को समझने से पहले आप लोगों को एक टर्म समझना है. बैप्टिज्म यानी बपतिस्मा. क्या होता है? जो क्रिश्चियन लोग हुआ करते हैं ना, आप लोगों में से हो सकता है कोई क्रिश्चियन हो, या हो सकता है कि आप लोगों को भी जानकारी हो इसके बारे में, आपने कहीं पढ़ा हो, लेकिन मेरे को पता है कि आप लोगों में से बहुत सारे लोगों को इस टर्म के बारे में नहीं पता होगा. देखिए, क्या होता है, क्रिश्चियन लोग क्या करते हैं, एक प्रोसेस करते हैं जिसमें एक व्यक्ति को पवित्र किया जाता है ना. तो बपतिस्मा करके पानी डालकर एक प्रोसेस है ना, बहुत डेप्थ प्रोसेस है, इसको हम इतना ज़्यादा समझेंगे नहीं. बस इतना समझना है कि ये एक प्रोसेस होती है बैप्टिज्म. ठीक है. उसके अंतर्गत कोई नया बच्चा अगर पैदा होता है या किसी को अपने आप को परिवर्तित करना है ना, अच्छा बनना है, पायस बनना है, तो एक प्रोसेस होती है जहाँ पर चर्च का पादरी बपतिस्मा के द्वारा उसको पवित्र करता है. और भी बहुत सारी चीज़ें इसमें जुड़ी होती हैं. तो बैप्टिस्ट जो है, बेसिकली जब हम बात करते हैं बैप्टिस्ट की, तो बैप्टिस्ट एक ऑफिशियल होता है ना, जो काम करता है चर्च में. तो वह क्या है? वह एक बैप्टिस्ट मिनिस्टर है ना. अब बैप्टिस्ट है लेकिन वो बैप्टिस्ट मिनिस्टर है, यानी एक मंत्री हैं इसमें. बाय ट्रेनिंग ना, ट्रेनिंग के द्वारा बिकेम अ सिविल राइट्स एक्टिविस्ट. अब आप बोलोगे सर, ये तो समझ में आ गया, बैप्टिस्ट मिनिस्टर यानी स्वाभाविक है कि ये चर्च जो है ना, एक जगह है, गिरजाघर, उससे जुड़ी हुई एक मिनिस्टर है. इतना हम समझ गए. अब यहां पर दिया है सिविल राइट्स. अब देखिए, सिविल राइट्स क्या है आप लोगों को पता होना चाहिए. सिविलियन है हम लोग ना, हम लोग रह रहे हैं, हम लोग एक सिटीजन है ना, और हमारे खुद के अधिकार हैं. मान लीजिए आप कहीं पर जा रहे हो और आप लोगों से कहा कि तुम इधर नहीं जा सकते. अगर पुलिस वाला है, उसने रोका तो कोई कारण होगा, लेकिन आपका ही दोस्त बोले तुम यहां नहीं जा सकते, जबकि आपको तो स्कूल जाना है, तो आपका अधिकार का हनन हुआ. आपसे कुछ छीन लिया बिना बताए, आपके अधिकार का हनन हुआ. तो कहीं ना कहीं सिविल राइट्स जो होते हैं वह मानव अधिकार को बताते हैं. ठीक है ना, जो हम लोग हैं, हम लोगों के अधिकारों की जहां बात होती है उसी को हम ये बात करते हैं यहां पर, सिविल राइट की. सिविल राइट में आपकी फ्रीडम की बात हो जाती है, पॉलिटिकल राइट हो गया है ना, सोशल राइट्स, बहुत सारी चीजें आ जाती हैं यहां पर. तो इतने डिटेल में हमको नहीं जाना है, बस हमको इस टर्म को अच्छे से समझना है. और एक्टिविस्ट हैं वो. अब एक्टिविस्ट क्या होता है? माय डियर स्टूडेंट्स, एक्टिविस्ट यानी कार्यकर्ता. आप लोगों ने बहुत बार सुना होगा कि वह एक कार्यकर्ता है ना. देखिए, वॉलंटियर और एक्टिविस्ट में अंतर होता है. जो स्वैच्छिक तौर पे काम करता है ना, बहुत सारे लोग होते हैं जो लोग क्या करते हैं, स्वयं से कार्य करते हैं. वो कहते हैं कि हम लोगों को ये काम खुद से करना है, तो वो अलग हो गए. लेकिन एक्टिविस्ट जो होते हैं वो एक्टिव लोग होते हैं, किसी फील्ड में कार्य करते हैं. ऐसा नहीं है, वॉलंटियर्स भी काम कर सकते हैं,
इतना कुछ बड़ी बात नहीं है, बस एक्टिविस्ट समझिए कि एक कार्यकर्ता है, सिविल राइट एक्टिविस्ट। अर्ली इन हिज करियर, करियर तो आप सभी को पता होता है क्या होगा करियर। हम क्या करते हैं, पूर्व में ये काम में करा करता था, मेरे करियर का पार्ट है। मेरे करियर में जो मैं हूं, मेरा करियर में अभी मैं टीचिंग का काम कर रहा हूं। तो करियर क्या होता है, जो भी काम आप कर रहे हैं किसी भी फील्ड में, जो जुड़ता जा रहा है आपके ऑक्यूपेशन में, है ना, इसकी बात होती है करियर की। अब हम आगे बढ़ते हैं। लीडिंग द मॉन्टेगोमरी बस बॉयकॉट, लीडिंग द मॉन्टेगोमरी बॉयकॉट, बस बॉयकॉट। माय डियर स्टूडेंट्स, यहां पर आप देख पा रहे हैं 3 टर्म दिए हैं, मॉन्टेगोमरी, बस, बॉयकॉट। बॉयकॉट का मतलब क्या होता है? मान लीजिए आप लोगों के पास एक व्यक्ति आता है और आपसे कहता है हमारे देश में अंग्रेजों ने बहुत समय से शासन किया है, इस शासन के तहत क्या हो रहा है, हम लोग बर्बाद हो रहे हैं, हम अपनी चीजों को यूटिलाइज नहीं कर पा रहे हैं, तो हम खादी का ड्रेस पहनेंगे, हम बॉयकॉट कर देंगे। बॉयकॉट कर देंगे, किसको बॉयकॉट कर देंगे? हम बॉयकॉट कर देंगे उन चीजों को जो बाहर के लोगों ने बनाई, यानी किसी चीज को ना करना। बस तो आप लोग जानते हो, और मॉन्टेगोमरी एक जगह है ना, एक जगह की नाम है। तो यहां पर वह क्या थे? एक लीडिंग फिगर थे। लीडिंग का मतलब जो क्या करता है, नेतृत्व करता है। यह एक नेतृत्व करता थे। तो लीडिंग द मॉन्टेगोमरी बस बॉयकॉट। अब यहां पर आप एक चीज देखिए कि यह तीनों अर्थ हमको समझ में आ गया, लेकिन ये क्या है? एक्चुअली एक छोटा सा मूवमेंट है। क्या हुआ था, एक बार की बात है, एक थे ना, एक पर्सन थे ना, उन्होंने क्या करा ना, उनके साथ रोज, एक रोज नाम था, तो जो व्यक्ति हैं ना, उनके साथ हम कह सकते हैं उनको रोक दिया गया था बस में बैठने के लिए, इशू वगैरह हो रहा था। तो आप लोग समझ सकते हो कि ब्लैक और व्हाइट में कितना इशू पहले समय में था कि ब्लैक लोग जो है बस में चढ़ नहीं सकते, व्हाइट लोगों के लिए अलग सीट, ब्लैक के लिए अलग सीट, खड़े रहेंगे, बैठेंगे नहीं। तो ऐसे एक ब्लैक व्यक्ति थे, वो क्या करते हैं, वो जाकर बैठ जाते हैं एक सीट पे, और क्या होता है, कहीं ना कहीं, अब वो भी तो एक प्राणी ही है ना, जब वो बैठती हैं ना, तो क्या होता है, एक चीज का एहसास उनको हो जाता है कि नहीं, मैं भी एक मानवी हूं, तो इसीलिए वो नहीं उठती वापस। और इसके चलते जो व्हाइट लोग होते हैं, जिन व्यक्ति की बात कर रहा हूं, एक फीमेल है वो, तो वह नहीं उठती हैं, और इसके चलते क्या होता है, एक तानाखिनी ना, आपने सुना होगा कि इधर से उधर से लड़ाई झगड़ा हो जाना, तो इस तरह का एक इशू जो है वहां पर खड़ा हो जाता है। आप देख पाओगे जब हम बात करते हैं उनकी, तो वो सीट पर बैठी रही, उन्होंने व्हाइट पर्सन को कहा कि मैं नहीं उठूंगी। यह एक बहुत बड़ा इशू बन गया कि व्हाइट और ब्लैक में, व्हाइट वाले को जगह नहीं मिली, व्हाइट को एहसास हो गया कि अब ब्लैक लोग जो हैं वो लोग रिवॉल्ट पर आ रहे हैं, और तब से वो रिवॉल्ट चालू हुआ। उस तरीके के जो बॉयकॉट होने चालू हुए, उसको लीड करने वाले जो थे वह हमारे मार्टिन थे। और आप देख पाओगे कि वही जगह है, वही बस की बात हो रही है, उसी बस में वो बैठी थी, और उसी बस में उन्होंने ना करा था कि मैं नहीं उठूंगी, यह मेरी सीट है। तो ऐसा कुछ इशू आया था। इतना इनडेप्थ नॉलेज तो अपन को नहीं रखना, बस एक जानकारी रखनी है। एंड हेल्पिंग टू फाउंड द सदर्न क्रिश्चियन लीडरशिप। अब यहां पर देखिए क्या कहा जा रहा है, इतना आपको समझ में आ गया होगा। एंड हेल्पिंग टू फाउंड द सदर्न क्रिश्चियन लीडरशिप कॉन्फ्रेंस। अब ये जो टर्म है, बस इसको आप इतना समझ लो कि उन्होंने क्या करा, उन्होंने सहायता की। किस विषय को लेकर सहायता की? उन्होंने क्या फाउंड किया? साउथ क्रिश्चियन
लीडरशिप कॉन्फ्रेंस, साउथ क्रिश्चियन लीडरशिप कॉन्फ्रेंस एक सम्मेलन है, उसको उन्होंने क्या करा, उसको फाउंड किया, इन्फ्लुएंस्ड बाय गांधी जी। इन्फ्लुएंस का मतलब क्या होता है? प्रभावित होना। ठीक है, अगर मैं आपको बहुत अच्छा पढ़ाता हूं और आप बहुत ज्यादा प्रभावित हो जाते हो, आपके प्रभावित होने से क्या होगा माय डियर स्टूडेंट्स ना, आप लोग प्रभावित हो गए, हमको भी इंग्लिश सीखनी है, सर की तरह बताना है, एक एक अर्थ बताना, आप भी सीखना चालू करोगे। तो वह गांधी जी से बहुत ज्यादा इंफ्लुएंस थे। हिज फिलॉसफी ऑफ नॉन वायलेंट रेजिस्टेंस ब्रॉट हिम वर्ल्ड वाइड अटेंशन। अब देखिए, कहीं ना कहीं आप गांधी जी को तो जानते हो। महात्मा गांधी ने कहा था कि मैं सत्य पर चलता हूं, मैं नॉन वायलेंस पर चलता हूं, सत्य अहिंसा परमो धर्मा, ये उनका कथन रहा है। हिज फिलॉसफी ऑफ नॉन वायलेंट रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस का मतलब होता है रुकावट। आप लोग अब 11th में आ चुके हैं और आप में से कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिन बच्चों को जानकारी होगी कि करंट क्या होता है, करंट का फ्लो कैसा होता है ना, लेकिन कुछ कुछ रेजिस्टेंस होते हैं बीच में जो रोकते हैं। तो यहां पर नॉन वायलेंट रेजिस्टेंस है ना, इसकी जो फिलॉसफी है उसको लाए थे वो कहां पर? वर्ल्ड वाइड अटेंशन पे। तो स्वाभाविक है कि ऐसे व्यक्तियों से हर कोई प्रभावित होगा। हमारे जो लीडर हैं मार्टिन लूथर किंग ना, लूथर किंग जो भी हैं, बहुत अच्छे व्यक्ति हैं ये, इनके बारे में आप लोग शायद बहुत कम जानते हो, लेकिन मैं बता दूं कि इनकी ये जो बात यहां पर हो रही है, एक जो भाषण दे रहे हैं, ये बहुत प्यारा था और लोगों ने उसको बहुत सराहा था। तो यहां पर ब्रॉट हिम वर्ल्ड वाइड अटेंशन, तो पूरी दुनिया में ये जो फिलॉसफी थी वो कहीं ना कहीं नजरों में आ गई। अटेंशन हम बोलते हैं, कीप अटेंशन, सामने वाले को देखो, सामने वाले को समझो, अटेंशन करना, देखना। इन 1964, अब यहां पर बात हो रही है कब की? 1964 की। किंग बिकेम द यंगेस्ट पर्सन टू रिसीव द नोबेल प्राइज for his efforts to end segregation and racial discrimination through civil disobedience and other non-violent ways. My dear students, अब यहां पर देखिए क्या दिया है। 1964 की बात है। किंग का मतलब होता है राजा। became the youngest person, क्या बन गए थे वो? बिकेम का मतलब बन गए थे, बिकेम द यंगेस्ट पर्सन, सबसे छोटे व्यक्ति, यंगेस्ट टू रिसीव द नोबेल प्राइज ना, यंग, यंगर, यंगेस्ट ना, सुपरलेटिव लग रहा है। तो सब में उनको नोबेल प्राइज मिला, सबसे छोटे थे वो, सबसे छोटे व्यक्ति। छोटे का अर्थ है ना यंग, आप लोग अभी यंग हो, मैं आपसे एल्डर हूं, आप मेरे से यंग हो ना। जो छोटे बच्चे होते हैं, जो बहुत वैसे होते हैं जो अभी अभी बढ़ रहे हैं ना, बढ़ने के कगार में, यंग और एल्डर, यंग में छोटा होता है, तो सबसे छोटे व्यक्ति थे। छोटे का अर्थ ये नहीं है कि वो आदमी में नहीं, एज की बात हो रही है। तो सबसे यंगेस्ट पर्सन थे जिनको प्राप्त हुआ था। रिसीव का मतलब होता है प्राप्त होना। द नोबेल प्राइज फॉर हिज एफर्ट, उनको नोबेल प्राइज मिला, नोबेल प्राइज। यह नोबेल प्राइज जो है माय डियर स्टूडेंट्स, उन लोगों को दिया जाता है जो लोग साहित्य, कला इत्यादि क्षेत्रों में बहुत बढ़िया प्रदर्शन करते हैं। ठीक है, नोबेल पुरस्कार का मिलना जो है वो बहुत बड़ी बात होती है, क्योंकि यहां पर कहीं ना कहीं आपको अच्छा खासा एक अमाउंट प्राप्त होता है, पैसा भी मिलता है ना, आपको सम्मान मिलता है। फॉर हिज एफर्ट्स, तो उनको
उनके एफर्ट्स के चलते, एफर्ट्स का मतलब क्या होता है? प्रयत्न, प्रयत्न, प्रयत्न ना, प्रयास, प्रयत्न। तो उनके प्रयासों, उनके प्रयत्नों के चलते उनको नोबेल प्राइज प्राप्त हुआ टू एंड सेग्रीगेशन एंड रेशियल डिस्क्रिमिनेशन। क्यों मिला उन्हें? क्योंकि उन्होंने खत्म किया, एंड किया, टू एंड, खत्म करना, सेग्रीगेशन। क्या खत्म किया? सेग्रीगेशन। सेग्रीगेशन क्या होता है? द एक्ट ऑफ इज आइसोलेटिंग पीपल अकॉर्डिंग टू द रेस, रिलीजन एंड सेक्स। आइसोलेट का मतलब होता है अकेला कर देना। तो पहले के समय में सेग्रीगेशन, ये जो टर्म है ना, ये बहुत ज्यादा प्रचलित था। घास के जब हम बात करते हैं, हमारे सबसे फेमस जगह साउथ अफ्रीका या अमेरिका की अगर हम बात करें, जहां पर ये लोग रहा करते थे, उन लोगों को अकेला कर दिया जाता था। उन लोगों को अकेला बना के एक रूम में रख दिया जाता था, यह कहकर कि तुम काले हो, रेशियल सेक्स को देखते हुए तुम लड़की हो, या इस धर्म के हो, या तुम इस कास्ट क्रीड के भाग हो, पंथ के भाग हो। ऐसा करके उन लोगों को अकेला रख दिया जाता था। तो उन्होंने क्या करा? एंड किया सेग्रीगेशन को एंड रेशियल डिस्क्रिमिनेशन। रेशियल तो आप लोग जानते हो ना, जहां पर हम बात करते हैं कि कैसे आपका रंग है, कैसा आपका रूप है, उसके अनुसार यहां पर यह बात की गई। डिस्क्रिमिनेशन, डिस्क्रिमिनेशन क्या होता है? अनफेयर ट्रीटमेंट टू द पर्सन और अ ग्रुप। जहां पर हम क्या करते हैं? डिस्क्रिमिनेट करना। मैं यदि बोलूं कि मान लीजिए मैं एक कक्षा चला रहा हूं, एक कक्षा में बहुत सारे बच्चे बैठे हैं, मैंने कहा मैं इस बच्चे को नहीं पढ़ाऊंगा क्योंकि यह बच्चा दिखने में काला है, यह बच्चा दिखने में काला है, इसलिए इस बच्चे को यहां से निकालकर भेज दो बाहर। यह बच्चा थ्रेशोल्ड पर बैठेगा, अर्थात गेट की चौखट पर बैठकर पढ़ेगा। तो यहां मैंने क्या करा? यहां मैंने डिस्क्रिमिनेशन किया है। मैंने क्या करा है? अंतर लाया। मैंने क्या किया? अनफेयर मीन्स चुना है, ट्रीटमेंट किया है, व्यवहार किया है। तो उन्होंने क्या खत्म किया? सेग्रीगेशन और डिस्क्रिमिनेशन, वो भी रेशियल, थ्रू सिविल डिसओबीडियंस एंड अदर नॉन वायलेंट वेज। अब देखिए, सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट हुआ था और अलग अलग वायलेंट वेज हुए थे। अब हम सिविल डिसओबीडियंस में इतना डीप नहीं जाएंगे क्योंकि ये इतिहास का भाग है। कभी भी अगर आएगा समय तो हम इस पर डिस्कशन करेंगे बहुत अच्छे तरीके से। बस यह एक मूवमेंट था, ठीक है। और अदर नॉन वायलेंट वेज, यानी एक ऐसा मूवमेंट जहां लोगों ने लोगों को मारा पीटा नहीं। देख रहा होगा कि भारत में भी सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट हुआ था, ठीक है। और हम देख पा रहे हैं कि गांधी से कितना इंस्पायर्ड थे वो। तो उन्होंने इतना एफर्ट लगाया और इन सब चीजों को क्या करा? इन सब चीजों को, रेशियल डिस्क्रिमिनेशन और सेग्रीगेशन, इनको क्या करा? इनको खत्म कर दिया। किंग वॉज assassinated on April 4, 1968। assassination या assassinated, assassination का मतलब यहां होता है किसी को मार दिया जाना सबके सामने। जो लोग, फॉर एन एग्जाम्पल अगर आप ध्यान दो तो महात्मा गांधी को भी मार दिया गया था। खुद उनकी कोई मौत नहीं आई थी या कोई एक्सीडेंट में नहीं मरे थे, उनको गोली से मार दिया गया था। उनका क्या हुआ था? असैसिनेशन हुआ था। तो यहां पर उनको मार दिया गया था, असैसिनेट कर दिया था, उनको किसी ने मर्डर किया, उनको मारा। तो असैसिनेशन वर्ड उन लोगों के लिए यूज होता है जो महान व्यक्ति हुआ करते हैं। हम मर्डर वर्ड उनके लिए यूज नहीं कर रहे हैं। इन मेम्फिस टेनेसी, यह एक जगह है, ठीक है। मैं आप लोगों से
एक गुजारिश करता हूं कि आप लोग क्या करो, आप लोग बहुत अच्छे तरीके से यह जो टर्म है मेम्फिस टेनेसी, इसको सर्च करो। आप लोग कहां, मैप पर जाओ, इसी बहाने आप लोगों को चीजें समझ में आएंगी। किंग्स इंपॉर्टेंट वर्क्स, यहां पर जो राजा हैं उनके महत्वपूर्ण कार्य जो हैं वो क्या इंक्लूड करते हैं। इंपॉर्टेंट का मतलब होता है महत्वपूर्ण, वर्क का मतलब होता है कार्य, इंक्लूड का मतलब होता है समावेश। स्ट्रेंथ टू लव, ठीक है, ये एक वर्क है, उनके वर्क है, अब हम इनको समझेंगे नहीं, बस आपको याद करना है। स्ट्रेंथ टू लव, ठीक है, यह एक कार्य है उनका। स्ट्राइड टुवर्ड्स फ्रीडम ना, फ्रीडम ये भी एक उनका फेमस वर्क है। मॉन्टगोमरी स्टोरी, यह भी एक फेमस वर्क है। वाई वी कांट वेट, वी कैन नॉट वेट होगा, इसको उन्होंने क्या कर दिया, कंप्रेस कर दिया। एंड वेयर डू वी गो, हम है ना, केओस और कम्युनिटी, वेयर वी गो फ्रॉम हियर, केओस और कम्युनिटी, ये बात आपको समझ में आ गई। तो यह जो है उनके फेमस वर्क हैं, 1968 में पब्लिश हुआ। अब चलो आगे बढ़ते हैं। आई हैव अ ड्रीम, अब देखिए मैंने इनके आपको मतलब नहीं बताए हैं, क्योंकि आप लोगों को सिर्फ इनको याद करना है, रटना है, समझना है, ठीक है। इनको हमको इतना समझना नहीं है क्योंकि ये हमारे लिए इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। हाँ, ये इंपॉर्टेंट है कि एग्जाम में इनसे एमसीक्यू आएगा, तो इसीलिए आप इनको अंडरलाइन कर लो इस तरह से, ठीक है। चलो अब हम अपने मेन पॉइंट पर आते हैं। आई हैव अ ड्रीम, मेरा एक सपना है ना, मेरा सपना है। इज अ स्पीच, यह क्या है, यह एक स्पीच है। ही डिलीवर्ड ऑन द स्टेप्स ऑफ द लिंकोलन मेमोरियल इन वॉशिंगटन डीसी ऑन अगस्त 28, 1963। इन्होंने क्या करा था, ये एक स्पीच अर्थात एक भाषण है, मेरा एक सपना है, ठीक है, उसको उन्होंने पेश किया। डिलीवर का मतलब देना, उन्होंने दिया ऑन द स्टेप्स ऑफ लिंकोलन मेमोरियल इन वॉशिंगटन, ये एक जगह है वॉशिंगटन डीसी में, अगस्त 28, 1963 को उन्होंने क्या करा, इसको दिया था। तो माय डियर स्टूडेंट्स, यहां पर किंग के इंपॉर्टेंट वर्क जो है ना, स्ट्रेंथ ऑफ लव, प्यार की शक्ति, स्ट्राइड टुवर्ड्स फ्रीडम, फ्रीडम की ओर चलना, मॉन्टेगोमरी स्टोरी, एक कहानी इस जगह की, वाई वी कैन नॉट वेट, हम क्यों नहीं वेट कर सकते, वेयर डू वी गो फ्रॉम हियर, हम यहां से कहां जाएंगे, केओस और कम्युनिटी, केओस का मतलब हड़कम जैसी बातें होना है ना, बहुत लड़ाई झगड़ा चिल्लम चिल्ली, कम्युनिटी मतलब आप सभी समझते हैं। तो ये जो है इन वर्क्स को मैंने मीनिंग भी बता दिया है, इन वर्क को नोट डाउन कर लो, इनमें से एमसीक्यू आ सकता है। हियर he speaks about his dream of seeing Alabama as a developed state। अब यहां पर देखिए, वह बोलते हैं about his dream, अपने ड्रीम के बारे में, about उसके बारे में, of seeing Alabama as a developed state। उन्होंने इस स्पीच में कहा है, ही स्पीक, ही यानी वह, ही का मतलब वह, कि वो एक सपना देख रहे हैं अलबामा का, वो चाहते हैं कि अलबामा एक डेवलप्ड स्टेट बने। डेवलप्ड का मतलब क्या होता है, डेवलपमेंट आप लोग जानते हैं ना, कि कोई भी चीज का बढ़ना, किसी भी चीज का निर्माण होना, डेवलपमेंट होना।
फ्री ऑफ रेशियल डिस्टिंक्शन, जो एक डेवलप निर्मित राज्य हो, निर्माण हो उसका बहुत, वह एक आजाद रेशियल डिस्टिंक्शन। अब देखिए वहां पर, अब यहां तक तो कवर हो गया। अब फ्री ऑफ रेशियल डिस्टिंक्शन बिटवीन द व्हाइट एंड द ब्लैक, यह आजाद हो किससे? रेशियल डिस्टिंक्शन। अब डिस्टिंक्शन का मतलब क्या होता है? अंतर, सफेद और काले का। द स्पीच हैड द ह्यूज इंपैक्ट, इस स्पीच का बहुत बड़ा, द स्पीच हैड द, अब यहां पर आया है हैड द ह्यूज इंपैक्ट, तो ये पास्ट का ही बात हो रही है यहां पर। इसका बहुत बड़ा इंपैक्ट पड़ा, ह्यूज मतलब बड़ा, बहुत बड़ा, इंपैक्ट का मतलब होता है प्रभाव। इन रेजिंग पब्लिक कॉन्शियसनेस, इन रेजिंग का मतलब क्या होता है? रेजिंग का मतलब होता है ऊपर उठाना। किसको उठाना? पब्लिक कॉन्शियसनेस को। तो यहां पर इस स्पीच में हम देख पा रहे हैं एक बहुत बड़ा ह्यूज इंपैक्ट इन रेजिंग पब्लिक कॉन्शियसनेस। लोगों का जो चेतना है उसको एलिवेट करने की बात जो है यहां पर की जा रही है फॉर सिविल राइट्स। सिविल राइट्स जानते हैं ना माय डियर स्टूडेंट्स क्या होता है? सिविल राइट मूवमेंट्स, जो सिविल राइट मूवमेंट्स हैं उसके लिए यहां पर बात हो रही है कि वह क्या करेंगे? अपलिफ्ट करेंगे। किसको अपलिफ्ट करेंगे? सिविल राइट मूवमेंट को। तो यहां पर एक तरीके से रेजिंग पब्लिक कॉन्शियसनेस फॉर सिविल राइट मूवमेंट, मतलब ये जो मूवमेंट हुआ, सिविल राइट मूवमेंट जो हुआ, उसके प्रति लोगों को जो उनकी चेतना है उसको उठाना है। तो यहां इस स्पीच में आप उसको समझोगे। एंड इन एस्टैब्लिशिंग किंग एज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट ऑरेटर्स इन अमेरिकन हिस्ट्री, और साथ में साथ आप देख पाओगे इन एस्टैब्लिशिंग किंग एज। और अब यहां पर क्या होता है? इसी स्पीच में आप लोग एक बात और देख पाओगे, और वह यह है कि यह स्पीच कहीं ना कहीं उनको निर्मित कर देती है, स्टैब्लिश कर देती है। कैसे स्टैब्लिश कर देती है? राजा को एज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट ऑरेटर्स। अच्छा, अब यहां पर ग्रेटेस्ट ऑरेटर की बात हो रही है। ग्रेटेस्ट समझ में आया आपको? ग्रेटेस्ट का मतलब सुपरलेटिव डिग्री लग रही है। तो किंग एज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट ऑरेटर इन अमेरिकन हिस्ट्री, हम उनको ग्रेटेस्ट, हम सुपरलेटिव डिग्री का यूज करते हैं कहां पे? जहां हम किसी व्यक्ति को सब में सर्वश्रेष्ठ घोषित करते हैं। तो किंग एज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट ऑरेटर इन अमेरिकन हिस्ट्री, तो इनको सबसे महान ऑरेटर माना गया है ना, जो वक्ता। कहां पर? अमेरिकन हिस्ट्री में, जो अमेरिकन इतिहास है वहां पर सबसे बड़ा क्या माना गया है? उनको वक्ता माना गया है। ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स, तो मेरे को पूरा विश्वास है कि आप लोगों को किंग जी के बारे में, हम इनको मार्टिन बुलाएंगे, पूरे नाम से नहीं बुलाएंगे, किंग जी यानी मार्टिन के बारे में आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर कर मेरे को बताइए। अब हम स्टार्ट करने वाले हैं एक्सप्लेनेशन पार्ट। मैं आप लोगों को पहले ही बताना चाहूंगा, यह चैप्टर बहुत कठिन है। इस चैप्टर को बहुत बहुत ध्यान से आप लोगों को पढ़ना होगा। इसीलिए आपको पढ़ना होगा क्योंकि इस चैप्टर में हर एक चीज जो दी है वो समझने वाली है। ऐसे ही अगर आप पढ़ोगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। मेरा पूरा प्रयास रहेगा कि मैं आपको एक एक चीज अच्छे तरीके से समझा दूं, जिसके चलते
आप लोगों को एग्जाम में कोई डाउट ना हो। हम जो कुछ भी पढ़ते हैं, जो कुछ भी हम करते हैं, वह परीक्षा के पर्सपेक्टिव से नहीं होना चाहिए, सीखने के पर्सपेक्टिव से होना चाहिए। एक्सप्लेनेशन पढ़ने से आप लोगों को बहुत कुछ क्लियर हो जाएगा। चलिए एक एक अक्षर, एक एक वर्ड को हम समझते हैं। अब यहां पर बहुत अच्छा पैराग्राफ हमारे हाथ में लगा है। क्या कह रहा है ये पैराग्राफ? 5 स्कोर ईयर्स एगो। अब आप बोलोगे सर ये 5 स्कोर ईयर्स अगो क्या होता है? स्कोर क्या है? क्या यहां पर रन की बात हो रही है क्या? ये 5 स्कोर तो हम लोगों के लिए बहुत नया है, ये तो आज तक क्लियर ही नहीं हो पा रहा। जब आप पढ़े होगे तो आपको भी डाउट होगा कि ये 5 स्कोर क्या है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं आपको बताता हूं कि स्कोर क्या होता है। 5 स्कोर का मतलब है यहां पर 100। 100 साल की बात हो रही है यहां पर, ठीक है। 5 स्कोर। अब एक बात बताओ, तो देखिए यहां पर 5 दिया है, ठीक, तो मैंने 5 लिख दिया। अब स्कोर मतलब देखिए, एक स्कोर जो होता है 1 स्कोर होता है 20 के बराबर, ठीक। तो 5 इंटू 20 होता है, क्या होगा यहां पर? ये होगा 100। तो उन्होंने क्या करा, अंक की ही बात हो रही है, उन्होंने 5 स्कोर ईयर्स एगो ना, 5 स्कोर ईयर एगो का मतलब 100 साल पहले की बात है। इतना घुमाकर उन्होंने कहा है, तो इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है। ओके, अ ग्रेट अमेरिकन। अच्छा, अब यहां पर एक हिडन बात कर दी गई। ग्रेट अमेरिकन, महान अमेरिकन। यह जो अमेरिकन हैं जिनकी हम बात यहां पर कर रहे हैं, आप गैस करिए कि वो कौन होंगे। अ ग्रेट अमेरिकन नाम नहीं दिया है, एक महान अमेरिकन। तो यहां पर ग्रेट अमेरिकन कहा गया है लिंकन को, अब्राहम लिंकन की बात हो रही है यहां पर। इन whose symbolic shadow we stand। अब देखिए यहां पर बात हो रही है सिंबॉलिक शेडो की। यह क्या है? यह एक मेटाफर है, ठीक है, ये एक मेटाफर है, मेटाफर रूपक। अब यहां पर सिंबॉलिक, अब सिंबल का मतलब आप लोग समझते हो क्या होता है। सिंबल अर्थात कोई चिन्ह या कोई चीज को दर्शाना, ठीक है। जैसे मेरे को विवेक को दर्शाना है तो मैंने हंस की तरह उसको दर्शा दिया, हंस उसका सिंबल बन गया। शैडो का मतलब होता है परछाई। अब आप बोलोगे अ ग्रेट अमेरिकन इन हुज सिंबॉलिक शैडो वी स्टैंड, मतलब जिनकी शैडो में हम खड़े हो रहे हैं। अब ये सिंबॉलिक शैडो क्या है? यहां पर मेटाफर का यूज किया गया है, कंपैरिजन किया गया है इनका, किसका? उनके कार्यों का, उनके वर्क का, उनकी विख्यातपन का, है ना, कितने फेमस थे वो। तो सिंबॉलिक शैडो वी स्टैंड, उनके छत्र छाया के नीचे हम खड़े हैं, उनके कार्य जो की, उनकी सिंबॉलिक शैडो की बात हो रही है। तो अब आप लोग समझ गए होंगे किसकी बात हो रही है, अब्राहम लिंकन की बात हो रही है। साइंड द इमेंसिपेशन प्रोक्लेमेशन, उन्होंने साइन किया। साइन का मतलब क्या होता है? हस्ताक्षर करना। साइन किया द इमेंसिपेशन प्रोक्लेमेशन। इमेंसिपेशन का मतलब क्या होता है? इमेंसिपेट होना, है ना, आजाद होना। प्रोक्लेमेशन का मतलब घोषणा। तो उन्होंने आजादी की घोषणा को साइन किया। तो
तो यहां पर ये जो 4 लाइन 3 लाइन आप देख पा रहे हैं, यह किनको समर्पित है? यह समर्पित है हमारे अब्राहम लिंकन को। अब आप लोग बोलोगे कि सर चलो सिंबॉलिक शेडो हमारे भेजे में धीरे धीरे घुस गया, यानी कहीं ना कहीं हुज सिंबॉलिक शेडो, मतलब अब्राहम लिंकन की जो ना रिप्रेजेंटेटिव टाइप की जो छाया है ना, आप लोगों ने इस तरह समझा होगा, एक मेटाफर है, इसको उनके कार्यों के लिए, हर चीज के लिए जोड़ा गया है कि कहीं ना कहीं उन्होंने घोषणाएं की। तो जो इनके लिए यूज किया गया है मेटाफर, वो कौन है? हमारे महान अब्राहम लिंकन। तो उनकी सिंबॉलिक शेडो के नीचे हम लोग खड़े हैं। उन्होंने क्या करा? इमेंसिपेशन प्रोक्लेमेशन साइन किया। अब ये इमेंसिपेशन प्रोक्लेमेशन का एक एक वर्ड का मीनिंग बताया, लेकिन ये होता क्या है? देखिए, बात है उस समय की जब हमारे स्लेव्स बहुत परेशान थे, काले लोगों की बहुत समस्या हो रही थी। तो अब्राहम लिंकन ने क्या कहा? उन्होंने साफ साफ कहा कि हम इन सबको आजाद कर देंगे, जितने भी स्लेव्स हैं, जितने भी अमेरिकन्स, ब्लैक अमेरिकन्स हैं, हम काम करवा रहे हैं। तो किनकी घोषणा की बात हुई? किनकी फ्रीडम की बात हुई? यहां बात हुई है हमारे महान ब्लैक लोगों की। हम उनको महान ही कहेंगे, इसलिए कहेंगे क्योंकि उन्होंने बहुत त्रस्त किया, उनको त्रस्त किया गया था। तो उनकी आजादी की, उनकी फ्रीडम के लिए ये एक दस्तावेज, या एक आप कह सकते हो कि एक तरीके से यहां पर एक घोषणा पत्र या घोषणा कह सकते हो, साधारण तौर पर एक घोषणा थी जिसको साइन किया गया। घोषणा पत्र ये एक आप डॉक्यूमेंट मान सकते हो, जो भी हो उसको आप मान लीजिए, क्योंकि इतना डेप्थ में हमको भी जाना नहीं है, बस हमको इतना समझना है कि इमेंसिपेशन प्रोक्लेमेशन को उन्होंने साइन किया। बहुत सारी चीजें होती हैं, बहुत सारे दस्तावेज, बहुत सारे एग्रीमेंट्स होते हैं, तो उन्हीं के तहत ये भी एक इमेंसिपेशन प्रोक्लेमेशन था जो घोषणा कर रहा था फ्रीडम की। दिस मोमेंटस डिक्री, माय डियर स्टूडेंट्स, अब आप बोलोगे कि जो इमेंसिपेशन प्रोनाउंसमेंट को मैंने अभी आपको बताया, ये क्या है? यह एक प्रोनाउंसमेंट है ना, एक ऑफिशियल चीज है, ठीक है? उसको क्या किया गया? साइन किया गया था। तो यह जो मोमेंटस डिक्री है, ठीक है, मोमेंटस का मतलब क्या होता है? अत्यंत महत्वपूर्ण। यह जो प्रोनाउंसमेंट है ना, ऑफिशियल चीज की जो हम बात कर रहे हैं, came as a great beacon light of hope to millions of Negro slaves। इन्होंने क्या करा? कहीं ना कहीं ये जो मोमेंटस प्रोनाउंसमेंट है, ऑफिशियल दस्तावेज है, कहीं ना कहीं कैसे आया था? came as a great beacon, जो ग्रेट बीकन लाइट ऑफ होप। अब आप बोलोगे सर ये बीकन लाइट क्या होता है? इसको आप फायर कह सकते हो या लाइट कह सकते हो। ये चीज क्या करती है? लोगों की करती है सहायता। मान लीजिए बीकन लाइट को आप एक तरीके से मान सकते हो, एक ऐसी चीज जो लोगों को रास्ते में रोशनी के द्वारा बताती है ना कि सही क्या गलत क्या है। आप यदि कहीं जाते हैं बाहर, मान लीजिए आप समुद्र यात्रा कर रहे हैं, तो आप देखोगे वहां टावर लगा होगा, एक बीकन लाइट होगी जो आपको बताएगी कि नहीं यहां पर खतरा है ना। बीकन लाइट खास के मछुआरों के लिए, उन लोगों के लिए बहुत सारा यूज होता है, पर कहीं ना कहीं अलर्ट करने के लिए यूज हुआ है यहां पर। तो यह जो मोमेंटस डिक्री है, आई थी एज अ ग्रेट बीकन, एक लाइट के तौर पर, ऑफ होप टू मिलियंस ऑफ नीग्रो स्लेव्स। स्वाभाविक है ये जो प्रोनाउंसमेंट है, ये जो कथन जो कि आपने देखा, महान उनका जो वक्तव्य की बात अगर हम करें, यहां पर अनाउंसमेंट की बात करें, ऑफिशियल डिक्री की बात हम करें, तो कहीं ना कहीं ये एक बहुत बड़ा लाइट है, बीकन लाइट है। किसका? होप का। अब आप बोलोगे कि यहां पर होप की बात हो रही है, होप की बीकन लाइट है, मतलब होप की एक रोशनी है। किनके लिए? मिलियंस ऑफ नीग्रो, है ना। मिलियंस, मिलियन का मतलब आप समझ गए हो कि लाखों की बात हो रही है।
who had been seared in the flames. अच्छा, अब देखिए, who had been seared की बात हो रही है यहां पर, in the flames of withering injustice. My dear students, कहीं ना कहीं ये जो मोमेंटस डिग्री है जिसको साइन किया अमेरिका के जो महान प्रेसिडेंट अब्राहम लिंकन, वो एक होप की तरह था किन के लिए? नीग्रो के लिए। और वो नीग्रो जो लोग दासता के ग्रस्त थे, दासता से ग्रस्त थे, दास थे वे लोग, who had been seared in the flames of withering injustice. जो लोग had रहे थे, seared हो रहे थे, seared का मतलब होता है जल रहे थे, had been burnt in the flames of withering injustice. flames of withering justice का मतलब एक ऐसी लपटों में, किसकी लपटों में? withering injustice. injustice देखिए, justice का मतलब क्या होता है? न्याय, और injustice अन्याय हो गया। तो जो उन लोगों को अंदर से ह्यूमिलेट करने वाला ना, ह्यूमिलेटिंग आप लोग समझ सकते हो कि दयनीय, या किसी को ये बताना कि तुम ऐसे हो वैसे हो, तो इस तरह का जो अन्याय था, जो विदरिंग मतलब ह्यूमिलेटिंग, इनजस्टिस की लपटों में जिनमें वह जल रहे थे, seared, had been seared। अब आप लोग समझ सकते हो कि यहां पर बात हो रही है, ठीक है। टेंसेस आपको पता होने चाहिए, पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो यहां पर परफेक्ट की बात हो रही है जो कि कंटिन्यूट में जाता है। had been seared in the flames of withering injustice। तो कहीं ना कहीं यहां पर एक बात स्पष्ट हो गई है कि यह जो प्रोक्लेमेशन है, ये जो घोषणा है, कहीं ना कहीं इन लोगों के लिए, किन लोगों के लिए? हजारों लाखों जो स्लेव्स हैं, जो लोग वहां पर बंद हैं, जिन लोगों की स्थिति बहुत दयनीय है, उन लोगों के लिए यह एक लाइट है, होप है। होप के तौर पर आप कह सकते हो एक बीकन ऑफ लाइट है, होप की, आशा की किरण के समान है ये, जो कहीं ना कहीं उन लोगों को बचाएगी जो लोग जल रहे थे किस में? लपटों में। किन की लपटों में? विदरिंग इनजस्टिस, यानी ह्यूमिलेटिंग इनजस्टिस, न्याय के अंतर्गत, अन्याय में। तो मुझे लगता है कि आप लोगों को यहां पर ये लाइनें समझ में आ गई होंगी, यहां पर कोई भी डाउट नहीं होगा आपको। इट केम एज जॉयस daybreak to the end, to end the night of captivity। My dear students, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। It came as a joyous daybreak to end the long night of captivity। हम जॉयस का मतलब होता है बहुत ज्यादा प्रसन्न हो जाना, नहीं, खुशी की बात जहां आती, जॉयस। तो इट केम एज अ, कैसे आया था? इट केम वर्ड यूज हो रहा है डियर स्टूडेंट्स, केम, आना ना, तो कम, केम वर्ब की आप बात कर रहे हो ना, यहां पर सेकंड फॉर्म आ गया, पास्ट की बात हो रही है। इट केम एज, आया था जॉयस डे ब्रेक की तरह ना, एक खुशनुमा, जॉयस का मतलब होता है खुशनुमा डे ब्रेक। अच्छा, अब डे ब्रेक क्या होता है? डे ब्रेक को हम कहते हैं डॉन या मॉर्निंग ना। डॉन या मॉर्निंग आप कहोगे, सुबह का समय। 12 बजे के बाद तो आप लोग जानते हो 3 बजे अपनी सुबह हो जाती है, अपन मानते हैं। तो जैसे ही, तो कहीं ना कहीं आप इसको एक डॉन या सुबह का समय मानो। तो एक इट केम एज, ये कैसे आया था? एक खुशनुमा डे ब्रेक की तरह आया। डे ब्रेक का मतलब आप लोग समझ गए क्या होता है, डॉन या मॉर्निंग। यहां पर दिया है टू एंड द, ये किस लिए आया? खत्म करने के लिए। एंड का मतलब होता है खत्म करना, ठीक है। लॉन्ग नाइट ऑफ कैप्टिविटी, कैप्टिविटी का मतलब क्या होता है?
किसी जगह बंद होकर रहना ना भाई, बहुत समय से जो लोग कैद हैं, कैप्टिविटी ना, कैदियों के लिए ना, एंड द लॉन्ग नाइट ऑफ कैप्टिविटी, जो हमारे इतने सालों से जो हम बंद हैं, जो लाख हजारों मतलब आप मान सकते हो रातों रातों से बहुत समय से जो लोग कोठरी में बंद हैं कैप्टिविटी के, ये कहीं ना कहीं उनकी आजादी का समय है। कैप्टिविटी यानी जहां आप कैद होते हो ना, प्रेजेंट में होते हो आप, तो उनके लिए कहीं ना कहीं क्या है, जो एक रात है कैदियों की, कैद होने की जो रात है उसका अंत आ गया है। तो मेरे हिसाब से आप लोगों को यहां पर सब कुछ क्लियर हो गया होगा। मुझे नहीं लगता कि कोई भी डाउट आप लोगों के माइंड में होगा। अगर कोई भी डाउट आपके माइंड में हो तो बेहिचक होकर आप लोग मुझसे पूछ सकते हो। तो ओवरऑल इस जगह पर हमने क्या देखा, स्पीच में जो हमारे मार्टिन हैं वो सबसे पहले इमरजेंसी प्रोक्लेमेशन के बारे में बता रहे हैं, उसके महत्व को बता रहे हैं। उनका मानना है कि यह कहीं ना कहीं क्या है, एक बीकन ऑफ होप की तरह है ना, जो हम लोग लंबे समय से जो कैदी हैं, कैद रहे हैं, उनके लिए क्या है, कहीं ना कहीं सुबह के समान है। सुबह की बात होती है यहां पर उनके लिए एक नई रोशनी के समान है, और कहीं ना कहीं ये उन लोगों के लिए किरण के समान है ना, जो लोग बहुत समय से क्या रहे, स्लेव्स रहे हैं। तो 100 साल पहले ये चीज साइन हुई, तो मेरे हिसाब से अब सब कुछ क्लियर होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। पैराग्राफ 2 पर आ रहे हैं हम। अब देखिए, बट मतलब पर, 100 years लेटर मतलब बाद में, we must face the tragic fact that the Negro is still not free। अब देखिए, पर 100 साल बाद भी हम लोग ना, वी मस्ट फेस द ट्रेजिक फैक्ट, आखिरकार यह जो विडंबना युक्त बात है। ट्रेजिक का मतलब क्या होता है, देखिए आप लोगों को पता होगा ट्रेजेडी से आप लोग क्या समझते हो। मैंने आप लोगों को बताया है ट्रेजिक का अर्थ आप इस तरह समझो, अब शब्दों को मत पकड़ो, आप उसके पीछे छुपे हुए भाव को पकड़ो। सर ट्रेजिक का मतलब बता दो, नहीं। अब देखो ट्रेजिक, मैंने बोला ट्रेजिक लाइफ, तो सोचो कि ट्रेजिक क्या होगा। ये कहीं ना कहीं एक नेगेटिव वर्ड है। जब आदमी की स्थिति बहुत बुरी हो जाती है, जिंदगी एकदम धाराशायी हो जाती है, तो यह एक कहीं ना कहीं एक ऐसा ट्रेजिक फैक्ट है दैट द नीग्रो इज स्टिल नॉट फ्री, कि आज भी ना, अब फैक्ट का मतलब क्या होता है, तथ्य। यह एक कहीं ना कहीं ट्रेजिक फैक्ट है दैट द नीग्रो इज स्टिल नॉट फ्री, कि आज के समय नीग्रो जो है वो फ्री नहीं है, आजाद नहीं है। स्वाभाविक है कि जब इमरजेंसी प्रोक्लेमेशन को साइन कर दिया गया, उसके बाद भी हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग फेस कर रहे हैं बहुत बुरा एक तथ्य देख पा रहे हैं यहां पर, और वह क्या है कि हम आज भी आजाद नहीं हैं। आज भी जो नीग्रो है वो आजाद नहीं है। कहीं ना कहीं फ्री का मतलब होता है आजाद। 100 years लेटर, स्पीच में 3 बार 100 का यूज हुआ है, अभी तीसरी बार आ गए हम। 100 years later, the life of the Negro is still sadly crippled by the manacles of segregation and chains of discrimination। अब देखिए क्या कहा जा रहा है, 100 साल बाद भी लेटर, जो जिंदगी है, द लाइफ ऑफ द नीग्रो, जो जिंदगी है नीग्रो की, वह आज भी स्टिल मतलब अभी भी वैसी ही है,
सैडली क्रिपल्ड बाय द मैनिकल्स। क्रिपल्ड का मतलब क्या होता है? बर्बाद हो जाना, गुड़ुम मुड़ुम हो जाना, क्रिपल्ड हो जाना। तो आज भी बहुत बुरी है, क्रिपल्ड है, बर्बादी की स्थिति में है। किसके द्वारा? बाय द मैनिकल्स। मैनिकल्स क्या होता है? हैंडकफ, रेस्ट्रिक्टिंग फ्रीडम। देखिए माय डियर स्टूडेंट्स, यहां पर आप लोगों को एक बात समझनी होगी कि ये जो मैनिकल्स है, मैनिकल्स ये हथकड़ियां जो होती है ना, ये हाथ की, जिनको हम हथकड़ियां कहते हैं, ऐसे बांधे होते हैं, उनको हम हैंडकफ्स भी कहते हैं। जैसे बांध के आपको ले जाते हैं पुलिस वाले, उसको हम कहते हैं मैनिकल्स। तो उसके द्वारा बहुत मतलब सैडली, उदासी के साथ हम कह सकते हैं क्रिपल्ड हो चुकी है, बर्बाद हो चुकी है, पूरी तरीके से क्या हो चुकी है? धाराशाही हो चुकी है। तो उनकी जिंदगी को क्या हुआ है? क्रिपल्ड हो गई। मैनिकल्स समझ गए, ऑफ सेग्रीगेशन। अब मैंने आपको बताया था ना, अभी जो हथकड़ियां हैं, जिन हथकड़ियों की हम बात कर रहे हैं माय डियर स्टूडेंट्स, वो किन की हथकड़ियां हैं भाई? सेग्रीगेशन की। अब आप इमेजिन करो सेग्रीगेशन को, यानी जहां पर लोगों को क्या कर रहे हैं? अंदर कर रहे हैं, आइसोलेट कर रहे हैं, अपने ही लोगों में अकेला अकेला बना के रख रहे हैं, सेग्रीगेट कर देना। तो ये जो ब्लैक अमेरिकन हुआ करते थे, उनके साथ सेग्रीगेशन की प्रोसेस थी। क्यों? क्योंकि वह लोग काले हैं, रेशियल डिस्क्रिमिनेशन के तहत। तो जो वो प्रक्रिया है उसको उन्होंने क्या करा? इमेजिन किया है, मैनिकल्स ऑफ सेग्रीगेशन। सोचिए ये स्पीच कितनी प्यारी है। इस स्पीच को पढ़ने के बाद आप लोग सोचोगे, अलग अलग डायमेंशन तक सोचना चालू कर दोगे। तो वही चीज है। चेन का मतलब क्या होता है? आप लोग समझते हैं ना कि चेन में बांध देना, लंबी सी लड़ी होती है इसमें लोगों को बांध देते, चेन तो सबको पता होगा। ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, मैंने आपको डिस्क्रिमिनेशन बताया है, कास्ट, क्रीड, और साथ ही साथ किसके बेसिस पर? लोगों के शक्ल, सूरत, लड़का लड़की, जेंडर, हर चीज के बेसिस पर लोगों को अलग थलग कर देना ना, कि तुम ऐसी हो, तुम नहीं आ सकते। तो डिस्क्रिमिनेशन की बात हो रही है। तो यहां पर क्या हो रहा है? यहां पर साफ साफ जो हमारी स्पीच है वह यही बता रही है कि जो लिंकन थे ना, जिनकी, किस पर हम बैठे हुए हैं, किस पर खड़े हैं? सिंबॉलिक शेडो पे, कहीं ना कहीं जहां हम खड़े हुए हैं, उनके द्वारा जो साइन किया गया प्रोक्लेमेशन है, घोषणा है, उसके बाद भी कहीं ना कहीं नीग्रो जो है वो आजाद नहीं है। उसके बाद भी नीग्रो जो है बुरी तरीके से धाराशाही हो गया है ना। किसके द्वारा? मैनिकल्स, हथकड़ियों के द्वारा, सेग्रीगेशन और डिस्क्रिमिनेशन की चेन के द्वारा लपटा हुआ है। उसकी स्थिति बढ़िया नहीं है माय डियर स्टूडेंट्स। बहुत दयनीय स्थिति जो है ब्लैक लोगों ने सही है। अगर आप मॉरिस की बहुत सारे नॉवेल्स लिखी हैं उन्होंने, उनकी नॉवेल्स को आप पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि एक छोटी सी कहानी बताऊंगा कि एक बार की बात है, एक महिला थी, उसके साथ बहुत गलत किया गया, लेकिन उसके बाद भी वो आज बहुत बड़ी इंटरव्यूअर है। आप लोग जानते हैं ओपरा को। तो ब्लैक लोगों ने बहुत बहुत सहा है, बहुत बहुत देखा है। तो खुद मार्टिन लूथर किंग जो हैं, बहुत बड़े क्या थे, एक महान व्यक्तित्व हम कह सकते हैं, बैप्टिस्ट मिनिस्टर रह चुके हैं वे। तो उन्होंने यहां पर उन सभी के लिए बात की है। उन्होंने नीग्रो के दर्द को बयां किया है कि नीग्रो का दर्द कैसा था, किस तरीके का था। 100 years later, अब देखिए एक ही पैराग्राफ में कितनी बार उन्होंने 100 साल का नाम लिया है, कितनी बार गा रहे हैं वो, क्योंकि उनको पता है 100 साल पहले क्या बात हुई थी और आज हमारी स्थिति क्या है। नीग्रो लिव्स ऑन अ लोनली आइलैंड। अब जो
आज भी अगर हम नीग्रो की बात करते हैं, लिव्स ऑन, यहां पे किसकी बात हो रही है? लिव्स ऑन अ लोनली आइलैंड। सिंपल प्रेजेंट टेंस की बात हो रही है। लिव्स आ रहा है ना, लिव्स ऑन अ लोनली आइलैंड, वह रह रहे हैं कहां पर? लोनली। लोनली, अब लोनली को आप बोल सकते हो आइसोलेट भी बोल सकते हो, है ना, आइसोलेट भी बोल सकते हो आप, यानी अकेले। आइलैंड का मतलब होता है कोई द्वीप, आइलैंड का मतलब होता है द्वीप। ऑफ पोवर्टी, पोवर्टी का मतलब क्या होता है? गरीबी। ना, पोवर्टी का मतलब क्या होता है? गरीबी। इन द मिडस्ट, मिडस्ट है ना, अब आप इसको मिड भी कह सकते हो, हम इसको मिडस्ट बोल रहे हैं, बीच में। ऑफ अ वास्ट ओशन, किसके वास्ट ओशन? वास्ट ओशन की बात हो रही है। वास्ट का मतलब होता है बहुत बड़ा, बहुत बड़ा। ओशन का मतलब तो आप लोग जानते हो, समुद्र। ऑफ मटेरियल प्रॉस्पेरिटी, भौतिक समृद्धि। मटेरियल प्रॉस्पेरिटी का मतलब होता है, मटेरियल प्रॉस्पेरिटी का मतलब होता है भौतिक समृद्धि। भौतिक समृद्धि की बात हो रही है यहां पर। आप लोगों को यह बात समझनी चाहिए कि जो भौतिक समृद्धि है वो उन लोगों के पास नहीं है। अब आप लोग बोलोगे सर ये भौतिक समृद्धि क्या होती है? भौतिक समृद्धि का अर्थ क्या होता है? आप लोग बोलते हो ना कि हमारे पास ग्लोरी होना चाहिए, यश होना चाहिए, वैभव होना चाहिए, हर एक चीज हमारे पास होनी चाहिए। तो माय डियर स्टूडेंट्स, इसी की बात यहां पर कही जा रही है कि वह एक जो बहुत बड़ा ओशन है, बहुत बड़ा ओशन, किसका? भौतिक समृद्धि का। वहां पर कहीं ना कहीं क्या है? वह है तो अकेले हैं वो ना। द नीग्रो लिव्स ऑन लोनली आइलैंड ऑफ पॉवर्टी। भाई गरीबी के एक आइलैंड में वो लोग रह रहे हैं। आप इसको कह सकते हो, देखो इस तरह समझने की कोशिश करो आप लोग इस तरह समझो कि यहां पे ये एक द्वीप है, ठीक है, ये एक द्वीप है और ये जो है ये क्या है? यहां पर एक बहुत बड़ा द्वीप है। तो ये एक पुअर द्वीप है, बहुत गरीब, ठीक है। और यहां पर क्या है? नीग्रो लोग रह रहे हैं। और यहां पर जो है ना मटेरियल प्रॉस्पेरिटी है, वेल्थ है ना, यहां आप कह सकते हो धन है ना, बहुत कुछ अवेलेबल है। तो यहां पर वो इमेजिन करवा रहे हैं कि वो लोग कहां पर रह रहे हैं, किन के मध्य रह रहे हैं। ये जो पूरा ओशन है ना अराउंड, यानी व्हाइट अमेरिकन लोग जो हैं उनके पास सब कुछ है, और जो बेचारे जो नीग्रो लोग हैं, काले काले लोग जो हैं, वो लोग एक छोटे से द्वीप के बीच में फंसे हुए हैं, मिडिस्ट है ना। तो ओशन देखो, ये ओशन और ये तो इसके लिए यूज हुआ है मिडिस्ट, इसके लिए यूज हुआ है मिडस्ट, ठीक है। तो मुझे लगता है कि यहां पर सब कुछ क्लियर हो गया होगा, एक एक चीज यहां पर आपको समझ में आ गई होगी। और लोनली आइलैंड, अकेला आइलैंड है वो भी इतने बड़े समुद्र के बीच में। और वास्ट, वास्ट का मतलब आप समझ गए, बहुत बड़ा, मतलब जिसका अंत नहीं, बहुत बड़ा। तो माय डियर स्टूडेंट्स, यहां पर सार सिर्फ इतना निकल कर आ रहा है इस पूरे पैराग्राफ का कि 100 साल, सिर्फ 100 साल के बाद भी कहीं ना कहीं जब साइन वगैरह सब कुछ हो गया, अमेरिका के जो राष्ट्रपति ने जितना सब कुछ किया, उसके बाद भी कोई इतना बड़ा कोई हम बदलाव नहीं देख पा रहे हैं। आखिरकार हम लोग अभी भी उन्हीं समस्याओं में घिरे हुए हैं। इतनी सारी समस्याएं, इतनी सारी समस्याएं हैं कि हम क्या कहें। समस्या आपको गिना दी, जिंदगी अच्छी नहीं चल रही है, ट्रेजिक फैक्ट है ये। यहां पर आपको पता चल गया कि हथकड़ियां बंधी हुई हैं आज भी उन्हीं नेगेटिव चीजों की, और आज भी वो लोग क्या हैं, सफेद लोग तो अच्छे से रह रहे हैं, और लेकिन ये लोग क्या है, एक बहुत बड़ी परिस्थिति में बीच में फंसे हुए हैं। तो माय डियर स्टूडेंट्स, इन 2 पैराग्राफ में कोई भी अगर आपको डाउट हो तो आप लोग
प्लीज बेहिचक होकर मेरे से पूछ सकते हो। माय डियर स्टूडेंट्स, अब हम देख रहे हैं, इसी पैराग्राफ के आगे बढ़ रहे हैं हम। 100 years later, अब देखिए 100 years later, अभी भी जो मार्टिन लूथर किंग हैं वह इसी विषय को आगे तक लेकर जा रहे हैं ना। वो बोल रहे हैं 100 साल बाद भी नीग्रो इज स्टिल लैंग्विशिंग इन द कॉर्नर्स ऑफ अमेरिकन सोसाइटी। अब देखिए क्या होता है ना, इन्होंने ना वर्ड इमेजरी क्रिएट की है। यहां पर इमेजिन करा रहे हैं, ये हमें जो भी कुछ बोल रहे हैं ना, इमेजिन करा रहे हैं। जैसे उन्होंने क्या कहा था, प्रॉस्पेरिटी के ओशन के बीच में हम लोग मौजूद हैं ना, कितनी सारी चीजें ऐड कर रहे हैं वो, तो वही है। अब उन्होंने क्या कहा, जो नीग्रो है ना वह आज भी क्या है, लैंग्विश कर रहा है। लैंग्विश का मतलब क्या हो रहा है, टू फेल टू बी सक्सेसफुल और इंप्रूव ना, आज भी वो कहीं ना कहीं बिलबिला रहा है। आप कह सकते हो फेल टू बी सक्सेसफुल, हारा हुआ है, हारा हुआ बैठा हुआ है, इंप्रूवमेंट चाह रहा है, सक्सेस के लिए भी कहीं ना कहीं फेल हो रहा है, पा नहीं पा रहा है। और ऐसी अवस्था में क्या कर रहा है, इन द कॉर्नर्स, ये कोने जो है ना अमेरिका की सोसाइटी के, भाई जो अमेरिका का समाज है उनके कॉर्नरों पर क्या है, वहां पर है। अब देखिए आप इसको इस तरह देख सकते हो कि ये पूरा अमेरिका हो गया, ठीक है, ठीक है, ये पूरा अमेरिका हो गया। और जैसे कॉर्नर है ना, ये यहां पर कोशिश करते हुए वो लोग सिमट गए, यहां पे एकदम सिमट से गए, और ये पूरा अमेरिका की सोसाइटी अलग है और ये लोग बेचारे कॉर्नर पे से सिमटे हुए लैंग्विश हैं ना। उनको क्या चाहिए, कहीं ना कहीं वे लोग इंप्रूविंग स्थिति में, आप कह सकते हैं इंप्रूविंग ना, इंप्रूव करने वाली स्थिति में भी कह सकते हो आप, कि हम लोग सुधार रहे हैं, कहीं ना कहीं अपने में चेंजेस ला रहे हैं, ठीक है। तो आज भी लैंग्वेजिंग टू फेल बी सक्सेसफुल ना, टू फेल टू बी सक्सेसफुल ना, सक्सेसफुल होने के लिए फेल हो रहे हैं, वो कहीं ना कहीं कॉर्नर्स में, ऐसी अवस्था में अमेरिकन सोसाइटी में मौजूद है। और एंड का मतलब और, फाइंड्स का मतलब क्या है, ढूंढ रहे हैं, हिमसेल्फ एन एग्जाइल, और खुद से, हिमसेल्फ का मतलब होता है खुद से, ढूंढ रहे हैं एन एग्जाइल। माय डियर स्टूडेंट्स, एग्जाइल का मतलब क्या होता है, भगवान रामचंद्र जो थे, जब हम भगवान रामचंद्र की बात करते हैं तो भगवान रामचंद्र माता केकई के कहने पर एग्जाइल पर गए थे ना। एग्जाइल को डिपोर्ट या रिफ्यूजी मतलब आपको छोड़कर जाना पड़ता है थोड़े समय के लिए अलग जगह पर, अपनी जगह को छोड़ देना आप ना, तो बाहर चले गए। तो फाइंड हिमसेल्फ एन एग्जाइल इन हिज ओन लैंड, मतलब वो अपने ही लैंड में क्या है, वास, उनका वनवास हो गया है, एग्जाइल हो गया है उनका। तो स्वाभाविक है अमेरिकन सोसाइटी में एकदम सिकुड़कर वो लोग क्या हो गए हैं, बैठ गए हैं। और आप एक बात और नोटिस कर सकते हो, खुद का एग्जाइल हो गया है, यहां पर उनको रिफ्यूज मिल गया है ना, उनको अपनी जगह से बेदखल कर दिया गया है। तो अपने ही घर में बेदखल हैं वो लोग, उनको कोई देख नहीं रहा है। फाइंड हिमसेल्फ एन एग्जाइल इन हिज ओन लैंड, खुद से ही वो देख पा रहे हैं। सो इसीलिए वी हैव कम हियर, हम यहां पर आए हैं आज, है ना। वी हैव कम हियर, आज यानी टुडे, टू ड्रामेटाइज। ड्रामेटाइज का मतलब क्या होता है ना, नाटकीय, ड्रामेटाइज करना ना, किसी चीज को इस नाटक के तौर पर करना ना, ड्रामेटाइज करना, उभारना। एन अपेलिंग कंडीशन, ये जो अपेलिंग कंडीशन है, अपेलिंग का मतलब शॉकिंग, तो आज हम नाटकीय तौर पर या उसको क्या करने वाले हैं, इस अपेलिंग, इस शॉकिंग कंडीशन को क्या करने वाले हैं,
उभारने वाले हैं, बताने वाले हैं, इस पर चर्चा करेंगे, इसको एक अलग नजरिए से देखेंगे। तो यहां पर आज भी 100 साल के बाद कोई इतना बड़ा परिवर्तन नहीं आया। अब ये देखिए, यहां पर दिया है ना मोमेंटस डिग्री, इसी की बात हो रही है कि जो अब्राहम लिंकन लेकर आए थे, ये जो आदेश है ना, डिग्री को आप आदेश मान लो, इजी रहेगा ना, ऑफिशियल डॉक्यूमेंट से बेटर है कि आप इसको एक आदेश मान लो। ये जो इंपॉर्टेंट आदेश था, इसने क्या करा, इसका कोई प्रभाव देखने को नहीं मिल रहा है। ठीक है, तो वहां यहां पर जो स्पीच है, वो स्पीच में उन्होंने साफ साफ कह दिया है कि आज हम लोग इसी परेशानी के लिए, इसको उभारने के लिए, इस समस्या को समझने के लिए यहां पर एकत्रित हुए हैं। 100 सालों बाद भी नीग्रो के साथ कोई बहुत बड़ी चीज या कोई बहुत बड़ा कार्य नहीं हो गया है। आज भी नीग्रो को लोग उन्हीं नजरों से देख रहे हैं। आज भी वेल्थ की कमी है, आज भी वो सिमट गए हैं और आज भी उनकी स्थिति बहुत बेकार है। इट इज ऑब्वियस ना, अब आप बोलोगे सर इट इज ऑब्वियस का मतलब, आज के समय में भी ये क्लियर है, साफ है, ऑब्वियस है आज कि अमेरिकन हैज डिफॉल्टेड ऑन दिस प्रॉमिसरी नोट इन सो फार, जहां तक या कहो इन एक्सटेंट इट इज ऑब्वियस ना, ये क्या है, ये साफ है, क्लियर है कि आज भी ना टुडे कि अमेरिकन हैज डिफॉल्टेड ऑन दिस प्रॉमिसरी नोट। तो ये क्या बात क्लियर है, क्या स्पष्ट है आज भी कि जो अमेरिकन है, हम उनको अमेरिकन बुलाएंगे, अमेरिका इंग्लिश में, हिंदी में अमेरिकन कहते हैं, तो जो अमेरिकन है, अमेरिकन मान लो, चलो, हैज डिफॉल्टेड, उन्होंने क्या करा है, डिफॉल्ट। भाई डिफॉल्ट का मतलब क्या होता है, डिफॉल्ट का मतलब क्या होता है, गलती ना, गलत या गलती ना, मिस्टेक, आप उसको मिस्टेक मान सकते हो। गलती की है किस पे, प्रॉमिसरी नोट पर। प्रॉमिसरी नोट क्या होता है, अच्छा, प्रॉमिस का मतलब होता है वादा, ठीक है, और एक नोट, इस पे प्रॉमिसरी नोट का मतलब वादा किया हुआ नोट। तो आज भी अगर हम बात करें, साफ है कि जो अमेरिका है उसने कहीं ना कहीं गलती की है अपने उस प्रॉमिसरी नोट में, इंसोफार ना, जहां तक एज ए सिटीजन ऑफ कलर आर कंसर्न ना, जहां पर हम उनके सिटीजन ऑफ कलर्ड की बात करें। सिटीजन्स ऑफ कलर्ड का बात क्या है यहां पर, देखिए, सिटीजन्स ऑफ कलर यानी कलर का मतलब रंग होता है। तो यहां पर हम बात कर रहे हैं किन लोगों की, नीग्रो की लेकर चिंता, कंसर्न्ड का मतलब, यानी ये जो नोट था, जो बात की गई, जो डिक्री थी, कहीं ना कहीं वह नजरअंदाज कर दी है ना, उन लोगों पर ध्यान नहीं दे रही, कंसर्न्ड ना। अगर हम वहां तक विषयों की बात करें, चिंतित विषयों की बात करें या महत्व दें, कंसर्न, कंसर्न का मतलब कहीं ना कहीं उनको देखना, चिंतन करना, या आप एक टर्म ले सकते हो कि चिंतित होना, है ना। तो लेकिन यहां पर इसका सेंस अलग है कि इन सो फार एज ए सिटीजन ऑफ कलर आर कंसिडर्ड, यानी क्या हम उनको कंसिडर कर रहे हैं, तो यहां पर कंसिडर नहीं किया जा रहा। तो इन 3 लाइनों में यहां पर सिर्फ यही कहा है कि यह बिल्कुल स्पष्ट हो चुका है कि अमेरिका ने कहीं ना कहीं कोई गलती की है अपने प्रॉमिसरी नोट, यानी अपने वादों को, अपने वादों की जो लेख है उसको लेकर। जहां तक हम बात करते हैं, कंसर्न बात करते किनकी, सिटीजन ऑफ कलर की, यानी जो काले लोग हैं खासकर ना, उन लोगों को लेकर कहीं ना कहीं ये नोट प्रॉमिसेबल नहीं है। इसने इस चीज को पूरा नहीं किया है। क्या पूरा नहीं किया है, अब चलो आगे देखते हैं। तो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं समझ रहा हूं कि जितनी कोशिश आप लोग कर रहे हैं इसको समझने में, क्योंकि मैंने तो पूरा प्रयास किया है, एक एक वर्ड, एक एक चीज आपको मैं समझाऊं। आप लोग भी घर पर इसकी रीडिंग करो, इसको समझो, क्योंकि यह चैप्टर बहुत बहुत कठिन है
और ये चैप्टर है बहुत छोटा, पर इसमें हमको ना अपने माइंड के अलग अलग डायमेंशंस को यूज करना होगा। तो यहां पर अमेरिका का जो प्रोमिसरी नोट है, अब आप लोग मुझको बताओ कि ये जो प्रोमिसरी नोट जो है, अब आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर कर बताओ कि यह क्या है। ये बहुत इजी है, आपको पता होगा। Instead of honoring this sacred obligation, America has given the Negro people a bad check which has come back marked insufficient funds. मान लो आपके पिताजी ने आपको 2000 रुपए का चेक दिया और वो बियरर चेक है ना, आप लोग लेकर गए उसको, और ले जाने के बाद आप लोगों ने क्या करा, बैंक में गए, और आपने जब बैंक में दिखाया तो बैंक ने क्या करा, अरे भाई ये क्या चेक लेकर आ रहे हो तुम, खाली है, तुम्हारे पास धनी नहीं है जिसका भी लेकर आओ, कुछ भी काम करनी, बाउंस हो जाएगा। तो वही बात यहां पर हो रही है। अब इसको मैंने पहले समझा दिया। अब यहां पर आपको समझना है कि ये जो चेक है ना, इस चेक की जो बात होगी उसको पहले ही बता देता हूं। यहां राइट से चेक को कंपेयर किया गया है, अधिकारों से बात की गई है। यहां पर चेक को आपको कनेक्ट करना, एक मेटाफर के तौर पर यूज हुआ है चेक, ठीक है। तो इंस्टेड ऑफ ऑनरिंग, बावजूद ना करना ना, इंस्टेड, इसके अलावा ना, उसके अलावा आप ना ऑनर करने के अलावा ना, दिस सैक्रेड ऑब्लिगेशन, इंस्टेड ऑफ ऑनरिंग मतलब आप लोग क्या नहीं कर रहे, सम्मान नहीं दे रहे हो, सैक्रेड ऑब्लिगेशन, उसकी जगह ना, इंस्टेड ऑफ ऑनरिंग दिस सैक्रेड ऑब्लिगेशन। अब यहां पर सैक्रेड का मतलब क्या होता है, पवित्र, होली ना, होली चीज को हम पवित्र कहते हैं, सैक्रेड मतलब पवित्र, और जो ऑब्लिगेशन जो है कर्तव्य को कहते हैं। ऑब्लिगेशन मींस कर्तव्य। तो बावजूद किसके ऑनरिंग, मतलब आप उसको तो देख ही नहीं रहे, आप उसको तो नजरअंदाज करो। इंस्टेड ऑफ ऑनरिंग, ऑनरिंग मतलब सम्मान करने का, तो बात ही अलग हो गई। यहां पर हम ऑनरिंग दिस सैक्रेड ऑब्लिगेशन ना, यहां पर हमको ऑनर करना है जहां पर आपको इस पवित्र कर्तव्यों का, उसकी जगह, इंस्टेड उसकी जगह अमेरिका, ये जो अमेरिका है, अमेरिका हैज गिवन द नीग्रो, अमेरिका क्या दे चुका है ना, दे चुका है आएगा, दे चुका था नहीं, हैड गिवन नहीं आया, दे चुका है। द नीग्रो पीपल, उसने क्या करा है, नीग्रो पीपल को अ बैड चेक, बैड क्या है, एडजेक्टिव लगा है चेक के आगे, एक बहुत बुरा चेक दिया है, विच हैज कम बैक, जो कि वापस हमको लौटा दिया गया है, ऐसा कहकर कि इसमें फंड नहीं है था, अमेरिका के वहां पे फंड नहीं था, इसमें कुछ भी नहीं है, खाली चेक है, नाम का चेक है ये, है ना। अब यहां पर देखिए चेक जो है हमारा, चेक जो है हमारा, यहां पर जो चेक है उसको हम क्या कह रहे हैं, चेक को एक्चुअली हम कहेंगे क्या, राइट। अधिकार ना, राइट से कंपेयर करा है यहां। तो इंस्टेड ऑफ ऑनरिंग दिस सैक्रेड ऑब्लिगेशन, अगर हम बात करते हैं इस ऑब्लिगेशन की, अमेरिका हैज गिवन द नीग्रो पीपल अ बैड चेक, तो इन लोगों ने क्या करा है, एक बहुत बुरा चेक दिया है ना, अधिकारों की बात हो रही है। विच हैज कम बैक, जो कि लौट कर आ गया है, इनसफिशिएंट, इनसफिशिएंट का मतलब कमी है फंड में, मतलब जो चेक दिया है वो किसी काम का नहीं है, पैसा नहीं है। बट वी रिफ्यूज टू बिलीव दैट, लेकिन हम मना करते हैं, रिफ्यूज करते हैं विश्वास करने पर कि बैंक ऑफ जस्टिस, जो हमारा बैंक ऑफ जस्टिस है, बैंक ऑफ जस्टिस का मतलब क्या है, न्याय का खाता ना, न्याय का बैंक। बैंक तो वही होता है ना जहां पर क्या हो, पैसा जमा होता है। तो हम लोग ऐसा बिलीव ही नहीं कर रहे, हम लोग ऐसा विश्वास ही नहीं कर रहे कि जो बैंक ऑफ जस्टिस है वो खाली है, बैंकरप्ट है, कुछ भी नहीं है, दिवालिया निकल गया है।
बैंकक्रप्ट का मतलब दिवालिया निकल गया है, हमें नहीं मानते, भले ही हमको चेक वापस लौटा दिया गया जहां से हम अपने अधिकारों को मान रहे थे, लेकर आ रहे थे, लेकिन हमको ये कह दिया गया कि इन अधिकारियों की कोई वैल्यू नहीं है, ये अधिकार किसी काम के नहीं है, आप अपना रहो वैसे के वैसे। ऐसा नहीं है। हमारा मानना यह है कि जो बैंक है जस्टिस का, उसका दिवालिया नहीं निकला है। बिलीव करते हैं हमारे अधिकार आज भी हमारे साथ हैं। वी रिफ्यूज, हम मना करते हैं टू बिलीव, विश्वास करने पर, दैट देयर आर इनसफिशिएंट फंड्स। हम बिलीव ही नहीं करते कि यहां पर कोई इनसफिशिएंट फंड है, मतलब अधिकारों की कोई कमी नहीं है, बहुत है हमारे पास अधिकार। इन द ग्रेट वॉल्स ऑफ अपॉर्चुनिटी ऑफ द नेशन ना, जो ट्रेजर है ना, वॉल्स का मतलब क्या होता है? खजाना। जो हमारा खजाने में जो फंड जहां से आता है, जिस वॉल्ट्स को कहते हैं, तो यहां पर बात हो रही है कि कोई भी इनसफिशिएंट, वी रिफ्यूज, हम मना करते हैं विश्वास करने से, दैट देयर आर इनसफिशिएंट फंड्स, कि यहां पर क्या है? कमी है फंड की। इन द ग्रेट वॉल्स, किन में? इन द ग्रेट वॉल, मतलब ग्रेट वॉल मतलब खजाने में, किसके? अपॉर्चुनिटीज ऑफ द नेशन। अगर हम अपॉर्चुनिटीज की बात करते हैं ना, अपॉर्चुनिटी का जो खजाना है हमारे देश में, उसमें कोई कमी नहीं, उन फंडों में कोई कमी नहीं है। भाई अपॉर्चुनिटी क्या होता है? चांस। तो यहां पर ओवरऑल वो लोग यही कह रहे हैं कि जो हमको अधिकार ना, अधिकार की बात यहां पर हो रही है कहीं ना कहीं। जो चेक दिया गया, जो अधिकार दिए गए, वो खाली पीली नहीं है। हम लोगों को भले कह दिया गया कि आपको ये अधिकार नहीं है, ये नहीं, आप ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते, लेकिन हम कहीं ना कहीं जानते हैं कि जो हमारा खजाना है राष्ट्र का, उसमें अधिकारों की वैल्यू है, अधिकार हैं। हमें ऐसे लौटाया नहीं जा सकता कि ये आपका अधिकार नहीं है। हमारा अधिकार है कि हम भी इस देश में रहें जैसे सफेद लोग रह रहे हैं। उनके पास क्लीन चिट है तो हमको क्यों नहीं? क्यों हम बस में बैठ नहीं सकते? क्यों हम खड़े हों? भाई हमको भी अधिकार है, क्योंकि हम जानते हैं हमारा राष्ट्र के खजाना बहुत बड़ा है, हमारे राष्ट्र के खजाने में सारे अधिकारों की वैल्यू है, तो हम लोग उसका उपयोग क्यों नहीं कर सकते? यानी आप बहुत सारी चीजों को इस तरह से कनेक्ट कर सकते हो, बहुत सारी चीजों को समझ सकते हो, देख सकते हो। मैंने आपके लिए अपना अलग दृष्टांत रखा है, और भी अगर आपके माइंड में आता है तो आप लोग बता सकते हो। तो वो लोग बिलीव ही नहीं कर रहे ना। तो यह बैंक ऑफ जस्टिस, यहां पे बैंक ऑफ जस्टिस की बात हो रही है। किस बैंक की बात हो रही है? न्याय। यानी कहीं ना कहीं जो न्याय है, अधिकार, न्याय एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। तो इसी बात को आप समझ लो ना। न्याय है ना, न्याय ही क्या करता है? अधिकार आपको देता है ना माय डियर स्टूडेंट्स। आपके पास अधिकार होगा तो भी तो आप कुछ काम कर पाओगे। आपको अधिकार है कि मैं यहां जा सकता हूं, मुझे अधिकार है वोट का, भाई आपको अधिकार से हटा दिया गया, तो कहीं ना कहीं जो बैंक ऑफ जस्टिस है, जो जस्टिस जो है, जस्टिस कहीं ना कहीं आपको अधिकार के लिए बाध्य करेगी, नहीं इनको अधिकार दो, इसके योग्य हैं, इनको वोट दो। भाई अगर 25 साल की लड़की को बोल दिया जाए आपको अधिकार नहीं, लेकिन उसके पास है ऑलरेडी, उसको कहा गया है, लेकिन उसके बाद ही मना कर दिया जाए तो उसकी स्थिति कैसी होगी? तो वही चीज जो है यहां पर यही कहा गया है कि आप वो तो नहीं कर इंस्टेंट, मतलब आप वो तो देख नहीं रहे हो कि क्या है ऑब्लिगेशन, क्या कर्तव्य जिनको आपको सम्मान देना है, आप सम्मान नहीं दे रहे हो। और उसके अलावा क्या है, जो अमेरिका में क्या चल रहा है, जो चेक दिया गया वो किसी काम के नहीं, जो अधिकार थे वो उनकी वैल्यू नहीं निकल कर आ रही है। तो यही चीज जो है आपको यहां पर समझनी है। मेरे को उम्मीद है कि आप लोगों को यहां पर बहुत सारी चीजें जो हैं वो समझ में आ गई होंगी। यदि कोई डाउट आपके माइंड में उभरता है, कुछ भी अगर आपके माइंड में आता है, तो आप बेहिचक होकर कमेंट सेक्शन में कमेंट कर कर मेरे को बता सकते हैं। So we have come to cash this check। तो हम तो क्या करना चाहते हैं, ये जो चेक है ना, इसका पैसा, अब भाई हमको जो चेक है ना, जो हमारे अधिकार हैं, भैया हमको तो हमारे अधिकार चाहिए ना, हमारे पैसे दो हमारे। भाई हमको पता है हमारा जो बैंक है उसका दिवालिया नहीं निकला है। अ चेक दैट विल गिव अस अपॉन डिमांड
द रिचेस ऑफ फ्रीडम एंड सिक्योरिटी ऑफ जस्टिस। भाई ये जो चेक है ना, अधिकार तो है, ये तो बात क्लियर हो गई, लेकिन इस चेक के और भी मायने हैं। हम इस चेक से पैसे निकालने आए हैं, सो इसीलिए हम सभी वी हैव कम, हम लोग आए हैं टू कैश, मतलब पैसा, चेक से पैसा निकलता है ना, आप बैंक में जाओगे, चेक दोगे, आपको पैसा मिल जाएगा। अ चेक दैट विल, यह चेक हमें कैश देगा। वही कैश क्या है? दैट विल गिव अस अपॉन डिमांड, ना जो डिमांड है, द रिचेस ऑफ फ्रीडम, आजादी की जो अमीरपन है ना, अमीरी, वो हमको मिलेगा। हमको जस्टिस की सिक्योरिटी मिलेगी, न्याय। वी हैव ऑल्सो कम टू दिस हैलोड स्पॉट, ये जो पवित्र मैड होली जो हैलोड स्पॉट है, यहां पर हम लोग आए हैं टू रिमाइंड अमेरिका ऑफ द फियर्स अर्जेंसी ऑफ नाउ, ना जो बहुत ज्यादा एग्रेसिव अर्जेंसी जो है, इमरजेंसी की अगर हम बात करें, हम लोग ये जो होली जो बनाया गया स्पॉट है, यहां पर हम लोग जो आए हैं, कहीं ना कहीं याद दिलाना चाहते हैं, रिमाइंड कराना चाहते हैं अमेरिका को ऑफ द फियर्स अर्जेंसी, ना जो आज की सबसे ज्यादा एग्रेसिव और जो इंपॉर्टेंट जो अर्जेंसी है, अर्जेंट का मतलब होता है ना इंपॉर्टेंट चीज, तो जो इमरजेंसी है उसको कहीं ना कहीं हम इसको वापस से क्या कर रहे हैं, लेकर आना चाहते हैं, उसको रिमाइंड कराना चाहते हैं ना, कितना आवश्यक है ये, कितनी जरूरत है उसकी। दिस इज नो टाइम, यह कोई समय नहीं है, समय नहीं है, समय नहीं है। दिस इज नो टाइम टू इंगेज इन द लग्जरी ऑफ कूलिंग, है ना, इंगेज नहीं होना है हमें। इंगेज का मतलब क्या होता है भाई? आपने देखा ना इंगेजमेंट, कोई लड़का लड़की के बीच में शादी हो गई, इंगेज्ड हो गए वो लोग, शादी हो रही है तो उनको वो मना रहे थे, इंगेजमेंट जहां जुड़ना है। तो यह समय नहीं है कि हम जुड़े किससे? भव्यता से, जिंदगी की लग्जरी से। आप लोग समझते हो ना लग्जरी क्या होता है? वैभव। तो उस लग्जरी से हमको वो नहीं होना है। ऑफ कूलिंग ऑफ, ना भाई शांत करने वाली। अब कूलिंग ऑफ का मतलब किसी को ठंडा कर देना, तो हम इसमें हमें भी ठंडा नहीं होना चाहते, हमको ठंडा मत करो। और टू टेक द ट्रैंक्विलाइजिंग ड्रग ऑफ ग्रेजुअलिज्म, है ना, और हमको कोई ऐसा ड्रग मत दो। भाई आप हमको क्या कर रहे हो? हम अब समय आ चुका है ना, हम लोग पहले बहुत अलग थे, लेकिन अब हम लोग जो हैं बदल रहे हैं। अब ये समय नहीं रहा कि हम अपने आप को ठंडा कर लें, लग्जरी ऑफ कूलिंग ऑफ, ना, और हम क्या करें? ट्रैंक्विलाइजिंग ड्रग ऑफ ग्रेजुअलिज्म। अब देखिए ट्रैंक्विलाइजर्स क्या होते हैं? ये आप लोगों को अगर सर दर्द होता है या कुछ भी होता है तो कुछ दवाइयां आती हैं ना, सेडेटिव्स होते हैं वो, तो क्या करते हैं? आपको सही कर देते हैं, आपके दिमाग को सही कर देते हैं। तो यहां पर ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको आपको समझना होगा, क्योंकि अगर आप लोग नहीं समझोगे तो कहीं ना कहीं आप लोगों के लिए बहुत बहुत दिक्कत होगी। तो दिस इज नोट, अब देखिए कूलिंग ऑफ और टू टेक द ट्रैंक्विलाइजिंग, यानी हमको कोई ट्रैंक्विलाइजिंग, ना ये कोई समय नहीं है कि हम इंगेज हों। ट्रैंक्विलाइजिंग ड्रग यानी वो ड्रग जो क्या करता है? शांत कर देता है। अब ग्रेजुअलिज्म की ड्रग की बात हो रही है। अब ग्रेजुअलिज्म क्या होता है? जहां पर आप लोगों को ना, आप लोग रिवोल्ट नहीं करोगे, आप लोग सिंपल सादा रैली निकालोगे, काम करके निकल जाओगे। यानी यहां पर यह कहा जा रहा है कि भाई हमको वो ड्रग मत दो, है ना, हम लोग वो ड्रग नहीं चाहते जिससे हम शांत हो जाएं, जिससे हम कूल ऑफ हो जाएं, है ना, जिससे हमारे साथ क्या हो, जिससे हम लोग अपने रिवोल्ट वाली जो भावनाएं हैं उससे अलग हो जाएं। हमें वो नहीं चाहिए, हमें उसमें इंगेज नहीं होना है। अब तो हम इंतकाम लेंगे, अब हम क्या करेंगे? अब हम करेंगे युद्ध। भाई हमारा टारगेट ये नहीं कि हमको शांत हो जाना है। तो यहां पर मुझे लगता है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा, ट्रैंक्विलाइजिंग ड्रग ऑफ ग्रेजुअलिज्म, ना भाई ऐसा ड्रग हमको इंजेक्ट मत करो जिससे हमारी जो भावना है तीव्र होने वाली वो घट जाए और हम शांत हो जाएं। तो अभी हमको इंगेज नहीं होना है। लग्जरी, अब लग्जरी ऑफ कूलिंग ऑफ बोलोगे सर क्या? देखिए
लग्जरी का मतलब क्या होता है? जहां आपके पास हर एक चीज अवेलेबल है। तो जो ठंडे होने की जो, जब आप ठंडे हो जाते हो, शांत हो जाते हो, तो फिर आप लोग को मन नहीं करता कि हम ये करें। तो अभी वो नहीं चाहता कि हम इन सब चीजों को अपने पास रखें, यानी शांति, ये सब चीजों को हम रख रहे हैं, ये बात है। लेकिन अभी हमको हमारे लिए खड़े होना है। जहां हमारे अधिकारों की बात आ रही है, जहां हमको कैश करना है चेक का ना, चेक से पैसे निकालना है, वो पैसे क्या है, वो चीजें क्या है, वो डिमांड है। वो डिमांड क्या है? फ्रीडम की। वो डिमांड है जस्टिस की, है ना। वो चीजों को अभी हमको क्या करना है? निकालना है, अपने लिए लेकर आना है, अधिकारों के तौर पर बनाना है। और उस जगह अगर हम अपने आप को ठंडा कर लेंगे, भाई हमको ड्रग का इंजेक्शन लग जाए जहां पर हम लोग अब अपने आप को शांत कर लें, हम लोगों को जो हो रहा है होने दें, ऐसा नहीं करना है। अब हमको क्या करना है? हमें खड़ा होना है, हमें आगे बढ़ना है। और यही चीज जो है इस पैराग्राफ में बहुत बहुत अच्छे तरीके से आप लोगों को समझाई गई है। अगर कोई डाउट है, अगर कोई भी संशय है, अगर आप लोग कोई सस्पिशियस स्थिति में आ गए हो कि नहीं सर अभी भी कुछ डाउट है, तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर बताइए। नाउ इज द टाइम टू राइज फ्रॉम द डार्क। अब क्या है? अब समय आ चुका है कि हम राइज हो जाएं। राइज का मतलब क्या होता है? जागना। किससे? डार्क एंड डिसोलेट वैली, है ना, जो अंधेरी और खाली खाली बंजर वैली जो है ना, डिसोलेट मतलब बंजर, जहां कुछ भी नहीं, सब खाली खाली है। तो अब यह समय आ चुका है टू राइज, कि हम क्या करें? बढ़े फ्रॉम द डार्क एंड डिसोलेट वैली, यानी हमको जो डार्क एकदम अंधकारमयी और जो डिसोलेट वैली है ना, जहां कुछ भी नहीं है, बंजर भूमि, वहां से। और किसकी है ये? देखिए, डार्क और डिसोलेट वैली किसकी है? ये सेग्रीगेशन की ना। उससे हमें क्या करना? अपने आप को ऊपर उठाना है, बढ़ना है टू द सनलाइट पाथ ऑफ रेशियल जस्टिस, है ना। और सूर्य की जो बात है, जो सूर्य की जो क्या कहते हैं ना, दिशा है, टू द सनलाइट पाथ। अब ये जो रेशियल जस्टिस को उन्होंने कहा है ना, कि जो रेशियल जस्टिस का मतलब यही होता है न्याय प्राप्त होना हमको, है ना। हमारे रंग भेद इन सब चीजें उठे, हमको इस पर न्याय मिले, तो उसके पाथ पर हमको जाना। हमको क्या चाहिए? हमको सूर्य, अब यहां पर देखिए सूर्य का पाथ ना, सूर्य की दिशा, या आप कह सकते हैं सूर्य की राह। तो ये कहीं ना कहीं रेशियल जस्टिस की जो सूर्य की राह है, यानी जो अच्छा ब्राइट फेस जो है रेशियल जस्टिस का, वहां तक हमको जाना है। यानी देखिए क्या कहा जा रहा है, ठीक है। तो ये जो पाथ है ना, ये क्या है? ये पाथ है सूर्य का। आप इसको मानो एक पॉजिटिव पाथ है। और यहां पर जो है ना, यहां पर कौन है? नीग्रो लोग हैं। वे लोग ना उठकर यहां तक आना चाहते हैं। और किस में दफन है वो लोग? डार्कनेस में। तो यहां से वो यहां तक चढ़कर आना चाहते हैं। तो यहां तक चढ़कर आने के लिए वो लोग कह रहे हैं ना कि हमको वहां तक चढ़ना, हमको कहां तक जाना? रेशियल जस्टिस तक जाना है। तो वही बात यहां पर हो रही है। तो मेरे को लगता है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। नाउ इज द टाइम टू लिफ्ट आवर नेशन। अब हमें क्या करना है? लिफ्ट करना। भाई लिफ्ट आपने देखी होगी ना, लिफ्ट कैसी होती है? यहां हो गए, अब लिफ्ट आपको एक फ्लोर पर ले जाएगी, दूसरे फ्लोर पर ले जाएगी। तो हमें क्या करना है? यह एक समय है टू लिफ्ट आवर नेशन। हमें क्या करना है? अपने राष्ट्र को उठाना है, लिफ्ट करना है फ्रॉम क्विक सैंड्स ऑफ रेशियल इनजस्टिस। जो अन्याय हो रहा है हमारे साथ, रेशियल अन्याय ना, रंग भेद इन सब का जो न्याय हो रहा है, उसकी दलदल से हमें ऊपर उठाना। क्विक सैंड क्या होता है? इसमें तुरंत जाओ, फंस जाओगे एकदम। तो उससे अपने राष्ट्र को ऊपर उठाना है, ठीक है। टू द सॉलिड रॉक ऑफ ब्रदरहुड। और कहां तक लेकर जाना है? उस चट्टान तक लेकर जाना है जो भाईचारे की चट्टान है। ब्रदरहुड, पैटर्निटी ना, ब्रदरहुड की बात है, ब्रदरहुड की बात हो रही है। तो वहां तक हमको क्या करना है? हमें लेकर जाना है।
तो यहां पर क्या कहा जा रहा है, यहां पर यह बात स्पष्ट कर दी है कि लिफ्ट करना है, ऊपर उठना है अवर नेशन फ्रॉम द क्विकसेंड, और हमारे राष्ट्र को हमको ऊपर उठाना है उस दलदल से, क्विक सैंड से ना, जो फंसा देती है, बहुत जल्दी जल्दी धंसती जाती है। किसके? रेशियल इनजस्टिस के। और कहां तक लेकर जाना है? सॉलिड रॉक ऑफ ब्रदरहुड, यानी जो मजबूत चट्टान है किसकी? ब्रदरहुड की, भाईचारे की, वहां तक लेकर जाना है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, यहां पर एक बात अब क्लियर हो गई है आपको कि यहां पर क्या कहा जा रहा है, आपको समझ में आ गया होगा। हर एक चीज को हमने समझा। अब मैं आपको एक बात बताता हूं कि हमने इस पार्ट को, जो हमारा चैप्टर है आई हैव अ ड्रीम, मेरा एक सपना है, मेरा सपना है, तो मेरा जो सपना है उस चैप्टर को हमने क्या करा है, 3 भाग में डिवाइड किया है। ठीक है, यह पहला पार्ट है। इस पार्ट में हमने क्या देखा, चलिए एक बार हम रिकैप कर लेते हैं और उसके बाद फिर सेकंड पार्ट को हम आने वाले समय में देखेंगे। अभी तक इतना हमको समझ में आ गया है कि जो हमारे मार्टिन हैं, किंग साहब जो हैं हमारे, वह हम लोगों को यहां पर यही समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि देखिए, जो इमरजेंसी, अब जो आप लोग जानते हैं ना कि जब इमरजेंसी आ जाती है, दिक्कतें आ जाती हैं, तो हमें कहीं ना कहीं घोषणा करनी पड़ती है। तो एक तरह की जो डिक्री है, जो आदेश था, मोमेंटस आदेश, किसको कहा उन्होंने? एक हमारा प्यारा सा प्रोक्लेमेशन जो है, इमेंसिपेशन प्रोक्लेमेशन, वह जब आया 100 साल पहले, तो हमको एक आशा की किरण जो थी हमारे सामने थी। हम लोग बहुत खुश थे, हमको लगा कि हमारे साथ क्या हुआ, एक बीकन ऑफ होप आ गई है, एक लाइट आ गई है हमारे पास, और उससे क्या होगा, हमें बहुत बहुत ज्यादा क्या होगा, फायदा होगा। लेकिन 100 सालों बाद क्या होता है, वही स्थिति रहती है ना। आज भी हम लोग कैसे रह रहे हैं, बहुत बुरी बदतर स्थिति में रह रहे हैं। हमारे जो एक आप कह सकते हो जो चेक है, चेक की बात यहां पर कही गई है, राइट्स को उन्होंने कंपेयर किया है। उन्होंने कहा है कि हमारे पास, हमारे राष्ट्र में अगर हम ध्यान दें तो हमको ज्ञात हो जाएगा कि कितनी सारी चीजें यहां पर मौजूद हैं, कितना धन है हमारे पास, जस्टिस का कितना जस्टिस है हमारे पास, है ना। हम लोग चाहते हैं कि हम चेक को लेकर जाएं बैंक तक और हमको पैसा मिले। अब ये पैसा क्या है? ये पैसा आजादी है ना, फ्रीडम है, ये हमको मिले, और ये चीज हमको पता है कि हमारे पास अवेलेबल है। हमारा न्याय हमको ये सब कुछ दे सकता है। पर हम लोगों के यहाँ पर क्या कहा जाता है, लौटा दिया जाता है, न्याय के पास ही लौटा दिया गया कि नहीं नहीं ऐसा नहीं होगा। लेकिन हम जानते हैं कि हमारे यहाँ पर न्याय बहुत है, न्याय की कमी नहीं है, बैंकक्रप्ट नहीं, सो दिवालिया नहीं निकला है। और वो यहां पर कहते हैं कि अमेरिकन जो हैं, अगर हम बात करते हैं सफेद अमेरिकन की बात करें, तो वे लोग कहीं ना कहीं ओशन के समान मटेरियल प्रॉस्पेरिटी में जी रहे हैं, और हम लोग बीचों बीच में एक तरीके से खड़े हुए हैं, हमारे पास कुछ भी मौजूद नहीं है। तो वही बात जो है यहां पर बहुत अच्छे तरीके से कही है, इन्होंने अच्छे से समझाई है। और यहां पर 2 टर्म आपको याद रखने हैं, एक है सेग्रीगेशन, ठीक है, सेग्रीगेशन आपको याद रखना है, और यहां पर आपको डिस्क्रिमिनेशन याद रखना है, क्योंकि ये पूरी तरीके से यहां पर सेग्रीगेशन और डिस्क्रिमिनेशन की बात हुई है। इसी के अगेंस्ट ये लोग एक हेलोड ना स्टॉप जो है वहां पर स्पॉट में आकर खड़े हो गए हैं, और इन लोगों की पूरी मंशा है कि आज उनकी बातों को समझा जाएगा। तो यह जो स्पीच है वो बहुत बढ़िया स्पीच है। आगे भी हम इस स्पीच को कवर करेंगे अगले पार्ट में। मैं मानता हूं कि बहुत कठिन पार्ट है, लेकिन उसके बाद भी आप लोग इजीली इसको समझ गए होंगे। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इसी के साथ हमारा ये चैप्टर ओवर हो गया है। आप हमारी वीडियोस को देख सकते हैं, ठीक है, आपको सारे टॉप कोर्सेज अवेलेबल देख पा रहे हैं, यहां पर सब कुछ अवेलेबल रहेगा। आप लोग हमारी वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।